हमारे भारत की 75% आबादी गांव में रहती है और हमारे भारत की सच्ची तस्वीर गांव में ही बसती है। इतिहास गवाह रहा है कि आजादी के बाद अक्सर इतिहास गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों ने ही रचा है। कैलाश बहुत देर से अपने पुत्र का खेतों में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में एक 10 वर्षीय बच्चा वहां पर आ गया। मैं तुम्हारा कितनी देर से खेतों में इंतजार कर रहा हूँ। आखिर कहाँ थे तुम? पिताजी, स्कूल से आने के बाद मैं होमवर्क करने में व्यस्त था। बेटा, रात भर जो तुम पढ़ाई करते रहते हो, फिर सुबह जल्दी उठकर फिर से पढ़ाई करने लगते हो और स्कूल चले जाते हो। मुझे तुम्हारी यहाँ खेतों में जरूरत है। माफ कीजिएगा पिताजी, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। बेटा, हमारा परिवार बेहद गरीब परिवार है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी स्कूल की फीस का खर्चा और भोजन का प्रबंध इसी खेती से होता है। शिवन का पूरा नाम केशिवन था। केशिवन का जन्म तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी में हुआ था। केशिवन बचपन से ही बेहद होनहार बच्चा था। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता कैलाश खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। केशिवन एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मगर उसके पिता अपनी गरीबी की वजह से सरकारी स्कूल की फीस भी नहीं भर पाते थे। केशिवन पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के साथ खेती में हाथ भी बटाता था। केशिवन का बड़ा भाई अक्सर अपने पिता से इसी बात पर लड़ता था। आज भी उसका बड़ा भाई अपने पिता कैलाश से केशिवन को लेकर ही झगड़ रहा था। पिताजी, आपने शिवन को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। हमारे परिवार में आखिर कौन पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख कर आखिर होता क्या है? एक तो वैसे भी हम सबको 2 समय का भोजन पेट भर नहीं मिल पाता और ऊपर से आप शिवन की पढ़ाई में बेफिजूल खर्चा कर रहे हैं। उसे पढ़ने का शौक है। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए जब तक मेरे बस में है तब तक मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। मैं उसके पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे परिवार की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि हम उसे पढ़ा पाए। अगर वो पढ़ने लिखने की जगह सारा दिन खेतों में काम करेगा तो हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर केशिवन का बड़ा भाई गुस्से से वहाँ से चला गया। केशिवन चुपके से अपने बड़े भाई की बातों को सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी, भैया मुझसे नाराज हैं क्या? क्या आप मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? नहीं बेटा, तुमने सुना होगा मैंने तुम्हारे बड़े भाई से क्या कहा। जब तक मेरे बस में होगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर केशिवन खुश हो गया। केशिवन अब और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उस पे शुरू से ही कुछ करने का जुनून सवार था। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और केशिवन ने इंटर पास कर लिया। पिताजी, देखिए, मैंने 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। केशिवन की बात सुनकर उसका बड़ा भाई मुंह बनाते हुए बोला, खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता। वैसे भी हमारे देश में पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाते हैं या किराने की दुकान चलाते हैं। तुम तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास रिक्शा खरीदने के लिए पैसे हैं और ना ही किराने की दुकान चलाने के लिए। केशिवन के पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। वो खेतों में काम करने की स्थिति में नहीं थे। ये कैसी बात कर रहा है तू? उसने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है। ये तो खुश होने वाली बात है ना? क्या खुश होने वाली बात है पिताजी? आपसे तो कुछ काम धंधा अब होता नहीं है। सारे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, अब मैं शिवन की पढ़ाई में 1 रुपए भी खर्च नहीं करूँगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर केशिवन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि केशिवन कॉलेज जाना चाहता था। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। पागल हो गया है क्या? इतना हट्टा कट्टा जवान हो गया है
खेतों में काम कर। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुन ले, अगर तुझे अब घर में रहना है तो अपनी पढ़ाई का खर्चा तुझे खुद उठाना होगा। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इतना कहकर केशिवन का बड़ा भाई वहाँ से चला गया। केशिवन कुछ देर तक ऐसे ही खड़ा सोचता रहा। अचानक वो अपने पिताजी से बोला, मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आम बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा। भैया से कहना कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद से केशिवन ने आम बेचना शुरू कर दिया और कॉलेज जाना शुरू कर दिया। केशिवन अपनी सारी कमाई कॉलेज की फीस में ही खर्च कर देता था और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई। केशिवन की इस मेहनत को देखकर कॉलेज के टीचर्स बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने केशिवन की इस मेहनत को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। केशिवन अब अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए MIT चला गया। केशिवन को शुरू से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही चांद सितारों को देखता रहता था। केशिवन का सपना था कि वो अपने देश का खुद का रॉकेट लॉन्च करके चंद्रमा पर भेज सके। केशिवन की मेहनत और कोशिश रंग लाई और वो दिन आ गया। केशिवन ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम तैयार करके एक रॉकेट तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ गया। उस दिन सारा देश आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी स्क्रीन की ओर नजरें जमाए बैठा हुआ था, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने वाली थी। केशिवन के पिता टीवी देख रहे थे। आज चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग थी। कैलाश ने अपने बड़े बेटे से कहा, देखा बेटे, तुम हमेशा मेरे छोटे बेटे का मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। देखो, आज मेरा बेटा कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। कुछ ही देर में ये चंद्रयान 2 लॉन्च हो जाएगा और मेरे बेटे की गिनती भारत के महान वैज्ञानिकों में होने लगेगी। सपने देखने से कुछ नहीं होता पिताजी, पहले लैंडिंग हो जाए उसके बाद बात करना। इधर केशिवन चंद्रयान 2 की लैंडिंग में पूरी ताकत से लगा हुआ था। देश के सभी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक इसरो में मौजूद थे, मगर तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। केशिवन बुरी तरह से टूट गया, मगर तभी उसके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री खुद चलकर केशिवन के पास आकर बोले, तुमने कोशिश की है बेटा, सफलता और असफलता तो भगवान के हाथों में है। तुमने आज ये कारनामा करके दिखाया है जिसे कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही कहे जाओगे। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने केशिवन को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री के गले लगाते ही केशिवन ने खुद को विजेता महसूस किया। इसी बीच केशिवन रिटायर हो गया। अब इसरो में तीसरे वैज्ञानिक एस सोमनाथ की नियुक्ति हो गई। आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं देश के हर नागरिक को अपना भाई समझता हूँ और हर नागरिक में मैं खुद को देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस असफलता को तुम सफलता में बदल दोगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके मैं कोशिश करूंगा सर। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें कामयाब करे और हमारे भारत का सीना विश्व में और चौड़ा हो जाए। इतना बोलकर केशिवन वहाँ से नम आँखों से चला गया। एस सोमनाथ केशिवम से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने जी जान से चंद्रयान 3 की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल हो गई। केशिवन अपने बड़े भाई के साथ ये सारा का सारा नजारा टीवी पर देख रहा था। सभी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग
एकजुट होकर देख रहे थे। सभी की आंखें खुशी से नम हो चुकी थी। चंद्रयान 3 की सफलता को देखकर के शिवन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो शिवन, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया। नहीं भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि मैंने आपके नेगेटिव कमेंट को सदैव एक समीक्षक के तौर पर देखा। अगर आप मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं पढ़ पाता। के शिवन की बात सुनकर उसके बड़े भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। के शिवन को दुनिया के महान वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है और इतिहास में के शिवन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है, तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। ये फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा।
काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर लीं। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। ना जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है, और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली,
तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी। के फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर लीं। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। न जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे। पचवान गांव शहर से दूर होने के कारण बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जीवन जीने की सुख सुविधाएं बहुत कम हैं। गांव के आसपास दूर दूर तक सड़क नहीं है और यहाँ तक कि गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं है, जिसकी वजह से इस गांव के सभी बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। रघु भैया, जल्दी तैयार हो जाओ, नहीं तो हम लोग आज फिर स्कूल देरी से पहुँचेंगे। थोड़ी देर और सोने दो ना दीदी, मुझे नींद आ रही है। नहीं, जल्दी से उठ जाओ और स्कूल जाने की तैयारी करो।
पर दीदी, मेरे दोस्त रवि, श्याम और पिंकू सब लोग 8 बजे तक जागते हैं और आप मुझे 5 बजे ही जगा देती हो। अरे बुद्धू, उनका घर तो स्कूल के पास है, इसीलिए वो लोग देर से जागते हैं। पर हमको तो स्कूल जाने में 2 घंटे लग जाते हैं ना, इसीलिए हमें जल्दी तो उठना पड़ेगा ही ना। काश हमारे गांव में भी स्कूल होता तो हमें इतना दूर नहीं जाना पड़ता। ये काश वाश छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। रघु जागता है और स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है। कुछ ही देर में वो अपना स्कूल ड्रेस पहनकर और बैग लेकर तैयार हो जाता है और दोनों भाई बहन नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। ये लो, तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे तैयार हैं। माँ ज्योति और रघु को थाली में आलू पराठे और चटनी देती है और दोनों बड़े ही चाव के साथ खाने लगते हैं। माँ, पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। आज मेरे लिए 3 पराठे रख देना, दिन में बहुत भूख लगती है। ठीक है, पहले ये तो खत्म कर लो। ज्योति और रघु नाश्ता कर रहे हैं और माँ उनके लिए टिफिन में पराठे रख देती हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों अपना अपना टिफिन अपने बैग में रखकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। आजकल आपकी क्लास में क्या चल रहा है दीदी? 26 जनवरी आ रही है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। अरे वाह, हमारी भी क्लास में सेम चीज चल रही है और मैं तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। क्या सच में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तुमने इस बारे में पहले बताया क्यों नहीं? आपने पूछा ही नहीं, पर क्यों? अच्छा, तो बताओ क्या कर रहे हो तुम? मैं इस बार एक सैनिक बना हुआ हूँ जो परेड करेगा और सबको सैल्यूट करेगा। अच्छा, तो ये बात है। मुझे एक बार सैल्यूट करके दिखाओ। रघु ज्योति को सैल्यूट करता है, पर वो सही तरीके से सैल्यूट नहीं कर पा रहा था। देखा, तुम गलत ढंग से सैल्यूट कर रहे हो, इसीलिए कह रही थी कि पहले बताया क्यों नहीं। ये देखो, सैल्यूट ऐसे करते हैं। फिर ज्योति खुद रघु को सैल्यूट करके दिखाती है। ठीक है दीदी, अब से मैं भी ऐसा ही करूँगा। अब रघु एक बार ज्योति को सही तरीके से सैल्यूट करके दिखाता है। हाँ, ये हुई ना बात। आज से हमेशा ऐसे ही सैल्यूट करना। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई गलती जरूर करोगे। जब टीचर्स सिखाते हैं तब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अब इतना मत डांटो दीदी, मैं ठीक से कर रहा हूँ ना। रघु और ज्योति कुछ ही देर में बातें करते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब 26 जनवरी के लिए एक ही दिन बचा हुआ है। इसीलिए स्कूल में जोर शोर से 26 जनवरी की तैयारी चल रही है और सभी बच्चे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। टीचर, क्या मैं अपने ग्रुप के साथ ग्राउंड में जाकर फंक्शन की तैयारी कर सकती हूँ? टीचर हाँ में सर हिलाती है और ज्योति अपनी दोस्तों के साथ ग्राउंड में जाकर तैयारी करने लगती है। सभी स्टूडेंट्स कल के फंक्शन के लिए बहुत उत्साहित हैं और जी लगाकर तैयारी कर रहे हैं। छुट्टी होने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। आज तो तुमने अच्छे से तैयारी की है ना? हाँ दीदी, आज तो मैंने वही किया जो टीचर ने कहा और मैंने अपने सभी दोस्तों को भी ठीक से सैल्यूट करना सिखाया। अरे वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। चलो, कल तो देखा ही जाएगा कि किसने कैसी तैयारी की है। हाँ दीदी, कल बहुत मजा आने वाला है। सभी बच्चों के साथ साथ रघु और ज्योति भी कल होने का इंतजार कर रहे थे। पर रात में आसमान में घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने की वजह से ज्योति के गांव को स्कूल से जोड़ने वाला पुल टूट जाता है। जब सुबह के समय रघु और ज्योति स्कूल के लिए जाते हुए ये देखते हैं तो वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं।
ये कैसे हो गया दीदी? अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? ये सब बारिश की वजह से हुआ है। भैया, मैंने तो फंक्शन की बहुत तैयारी कर रखी थी और मैं तो अपने ग्रुप की लीडर भी हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सब लोग क्या कहेंगे? इतना कहते कहते ज्योति रोने लगती है और रघु उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है। रो मत दीदी, इसमें आपकी क्या गलती है? अगर पुल ही टूट गया है तो हम स्कूल कैसे जा सकते हैं? और इस बात पर टीचर भी हमें नहीं डांटेंगे। अब रघु और ज्योति दोनों अपना उदास चेहरा लेकर वापस घर की तरफ लौटते हैं, जहां उनको रास्ते में परमवीर चाचा मिलते हैं। उन दोनों के उदास चेहरे देखकर वो उनसे इसका कारण पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? आज तो 26 जनवरी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। चाचा, हम स्कूल जा रहे थे पर पुल टूट गया है, जिस वजह से हम आज स्कूल के फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ चाचा, और हम दोनों ने तो स्कूल में होने वाले फंक्शन की तैयारी भी की थी। हम दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्यों ना फंक्शन किया जाए? करमवीर चाचा के मुंह से फंक्शन वाली बात सुनकर दोनों उत्सुकता से उनसे पूछते हैं। फंक्शन? पर कैसे? स्कूल जाने का तो एक ही रास्ता था और वो बंद हो चुका है। अरे स्कूल नहीं जा सकते तो क्या हो गया? हम लोग आज गांव में ही फंक्शन करेंगे और अपने गांव के मैदान में ही तिरंगा फहराएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये आपके दिमाग में कैसे आया? तुम लोग शायद भूल गए हो कि मैं एक फौजी हूँ और जब हम लोग बॉर्डर पर दूर दूर होते हैं और परेड में शामिल नहीं हो पाते हैं तो हम सभी वहीं अपने अपने कैंप के पास तिरंगा फहराते हैं। अच्छा, आपने पिछले साल भी ऐसा ही किया था क्या? हाँ, और अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जल्दी से जाकर दुकान से एक तिरंगा खरीद कर लाओ, नहीं तो सब बिक जाएंगे। रघु और ज्योति दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से तिरंगा मांगते हैं। अंकल जी, एक बड़ा वाला तिरंगा देना। ये देखो, ये वाला चाहिए क्या तुमको? हाँ हाँ, यही चाहिए। ठीक है, ये लो। रघु उन्हें पैसे देता है और झंडा खरीदकर दोनों करमवीर चाचा के पास आ जाते हैं। चलो, अब हमारे पास तिरंगा तो आ गया, अब हमें आगे की तैयारी करनी होगी। करमवीर चाचा उस तिरंगे को एक डंडे पर बांध देते हैं और रघु उसे अपने हाथ में लेकर नारे लगाने लगता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस अमर रहे, अमर रहे। हमारा तिरंगा ऊंचा रहे। चलो, अब हमें एक मंच तैयार करना होगा जहां तुम दोनों गांव वालों को अपना कार्यक्रम दिखा सकते हो। क्यों ना हम ये फंक्शन गांव के बड़े वाले मैदान में करें? हाँ, ये ठीक रहेगा। वैसे भी वो मैदान खाली है और सभी लोग वहाँ एक साथ जमा हो सकते हैं। अब रघु, ज्योति और करमवीर तीनों गांव के मैदान में जाते हैं और वहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर नाथू हलवाई आ जाता है। ये तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? हम यहाँ पर आज एक फंक्शन कर रहे हैं जिसमें हम सभी गांव वालों को बुलाने वाले हैं। आप भी जरूर आइएगा। किससे पूछकर तुमने ये जगह चुनी है? यहाँ पर कुछ भी करने से पहले तुम्हें गांव की पंचायत से आज्ञा लेनी होगी। बिना आज्ञा के तुम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। और वैसे भी आज से यहाँ पर मेरी दुकान लग रही है। पर आपकी दुकान तो बाजार में पहले से है। तो क्या हो गया? मैं एक और दुकान लगा रहा हूँ ताकि मेरी और अच्छी बिक्री हो जाए। तो आप हमारे फंक्शन में ही दुकान खोल दीजिए। सभी गांव वाले फंक्शन देखने आएंगे और आपकी दुकान से मिठाइयाँ भी खरीदेंगे। अच्छा, तो तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और तुम लोग मुझे अपने कार्यक्रम के अंदर दुकान खोलने की आज्ञा दोगे? अरे वाह! माफ कीजिएगा अंकल जी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस इतना कह रहे थे कि क्यों ना हम दोनों इस मैदान में एक साथ अपना अपना काम करें।
वैसे भी ये मैदान तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पंचायत से आज्ञा लेकर आया हूँ और तुम बिना आज्ञा के, इसीलिए तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अब जाओ यहाँ से। नत्थू की बात से ज्योति और रघु दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं, पर तब करमवीर चाचा उन्हें एक सुझाव देते हैं। क्यों ना हम मैदान के पिछले हिस्से में कार्यक्रम करें? वो हिस्सा भी समतल है और वहाँ पर किसी की आज्ञा की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ही करते हैं। ठीक है दीदी, तुम तब तक बाकी तैयारियां करो और मैं सभी गांव वालों को बुला कर आता हूँ। रघु हर घर में जाकर एक एक करके सभी को आमंत्रित करता है और यहाँ पर ज्योति करमवीर चाचा के साथ मिलकर घास फूस से एक छोटा सा मंच तैयार कर देती है। कुछ ही देर में कई लोग वहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं और ज्योति अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ज्योति बिटिया ने तो बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है। सभी लोग ज्योति की मेहनत देखकर जोर जोर से तालियां बजाते हैं और ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि मैदान के पिछले हिस्से में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसे देखने जो गांव वाले अब तक नहीं आए थे वो वहां आकर वो कार्यक्रम देखने लगे। वाह, इन बच्चों ने तो इस जगह को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। सभी लोगों को वहां पर आता देखकर वो दुकानदार भी वहां आता है। माफी मांगते हुए सभी को अपनी दुकान से मिठाई खिलाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने पैसों के लालच के चक्कर में तुम्हें यहाँ पर कार्यक्रम करने नहीं दिया। कोई बात नहीं अंकल जी, आइए बैठ जाइए। तुमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, मुझे अपने बचपन की स्कूल के समय की याद आ गई। सब लोग नत्थू हलवाई के हाथों की बनाई हुई मिठाई खाते हैं। अब रघु भी अपना तैयार किया हुआ कार्यक्रम सबको दिखाता है, जिसमें करमवीर चाचा उसकी मदद करते हैं और ये कार्यक्रम भी सभी को बहुत पसंद आता है और सभी लोग बड़े धूमधाम से 26 जनवरी मनाते हैं। बबली के पिताजी रतन सिंह आर्मी में थे। इस समय छुट्टियों में वे घर पर आए हुए थे। करिश्मा अक्सर अपने पिताजी की आर्मी वाली वर्दी पहन लिया करती और पूरे घर में नकली बंदूक लेकर घूमा करती। बेटी, ये तू क्या कर रही है? पिताजी, मैं बड़ी होकर आर्मी में जाना चाहती हूँ और देश के दुश्मनों से लड़ना चाहती हूँ। बंदूक चलाते हुए कितना मजा आता होगा। पागली, घर में बंदूक लेकर घूमना एक बात है और बॉर्डर पर बंदूक चलाना दूसरी बात। पिताजी, मुझे भी किसी दिन बॉर्डर पे ले चलना। अरे, मैं तो भूल ही गई, परसों मेरा बर्थडे है। पिताजी, जल्दी बाजार चलिए, बहुत सारा सामान लेकर आना है। करिश्मा के बर्थडे के एक दिन पहले ही रतन सिंह का फोन आ जाता है। जी सर, बस मैं निकल रहा हूँ। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? बेटा, मुझे अभी लद्दाख निकलना होगा। लगता है बॉर्डर पर चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पिताजी, क्या आप एक दिन और नहीं रुक सकते? मेरा बर्थडे मनाकर ही जाते। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। आर्मी वालों के लिए सबसे पहले उनकी ड्यूटी, उनका देश महत्वपूर्ण है। करिश्मा आंखों में आंसू लिए अपने पिता को गुड बाय कहती है। रतन सिंह लद्दाख में चीन की सीमा से लगे अपने कैंप पर पहुंचते हैं। रतन सिंह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे राम बहादुर, तुम कब आए? मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंच गया था। क्या बॉर्डर पर कुछ हुआ है? हाँ, चीन के कुछ सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। आज शाम को चीन के साथ मीटिंग होगी। इंडिया के आर्मी ऑफिसर की चाइना के ऑफिसर से बात होती है। दोनों देशों में
ये सहमति बनती है कि कोई किसी की सीमा में नहीं घुसेगा। रतन सिंह और बाकी आर्मी ऑफिसर कैंप में वापस आ जाते हैं। उस रात खाना खाने के बाद रतन सिंह और राम बहादुर बातें कर रहे थे। बिटिया का जन्मदिन था, लेकिन फिर यहाँ आना पड़ा। राम बहादुर, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं वापस लौट कर ना आऊं, तो ये सूट सलवार का कपड़ा मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मैं उसे बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। रास्ते में डोकलामपुर की बाजार से मैंने इसे खरीदा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम खुद ही अपनी बेटी को ये उपहार लेकर जाना। चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कल पता नहीं क्या हो जाए। अगले दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। रतन सिंह सहित भारत के कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और राम बहादुर घायल हो जाता है। सेना की टुकड़ी घायल सैनिकों को कैंप में ही छोड़कर चीन की सीमा में घुसती है और उनके कैंप पर हमला करती है। भारत और चाइना के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तरफ से सैनिक शहीद होने लगते हैं। उधर कैंप में खाने का सामान खत्म होने लगता है। मेरा दोस्त रतन सिंह शहीद हो गया और मैं यहीं पर बैठा पड़ा हूँ। तुम घायल हो राम बहादुर। ठीक है, अगर मैं मोर्चे पर जाकर कुछ नहीं कर सकता तो ना सही, लेकिन दूसरी तरह से सेना की मदद कर सकता हूँ। सेना के कैंप से कुछ किलोमीटर दूरी पर डोकलामपुर नाम का गांव था। सीमा पर अक्सर गोलीबारी होती रहती थी, इसीलिए गांव के लोग घर से बाहर कम ही निकला करते थे। गांव में आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। 5 साल पहले जब आरव के पिताजी भेड़ों को चारा खिला रहे थे, तो एक तोप का गोला उनके ऊपर आ गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आरव की माँ आरव को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं भेड़ों को लेकर जंगल में जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सीमा पर युद्ध चल रहा है। गोली लग गई तो तू भी अपने पिताजी की तरह मर जाएगा। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। आरव अपनी माँ की बात नहीं सुनता और भेड़ें लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे राम बहादुर मिल जाता है। बेटा, मैं सेना के कैंप से आ रहा हूँ। कैंप में खाना खत्म हो गया है। क्या तुम्हारे गांव के लोग मदद कर सकते हैं? आरव राम बहादुर को लेकर गांव में पहुंचता है। सुनो सुनो गांव वालों, कैंप से एक सैनिक आया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चीन और भारत के बीच युद्ध चल रहा है। हमें अपने देश की मदद करनी चाहिए। जिसके घर में जो भी खाने को हो, लाकर सैनिक को दे दो। गांव वाले रतन सिंह को खाने का बहुत सा सामान देते हैं। गांव के कुछ युवा राम बहादुर के साथ जाकर युद्ध में मोर्चा संभालने की बात कहते हैं। सैनिकों की कमी हो रही है। हम आपके साथ जाएंगे और लड़ेंगे। मुझे तुम लोगों पर बहुत गर्व है, लेकिन अभी बहुत बड़े युद्ध जैसे हालात नहीं हैं। और फिर तुम्हें बिना ट्रेनिंग के लड़ाई में नहीं भेजा जा सकता। तुम लोग मेरे साथ कैंप चलो और सैनिकों की मदद करो। जब तक सीमा पर लड़ाई चलती है, गांव के लड़के कैंप में खाना बनाने, खाने का इंतजाम करने और दूसरे घायल सैनिकों की मदद करने जैसा काम संभालते हैं और सैनिकों की हर संभव तरीके से मदद करते हैं। लड़ाई में चीन और भारत दोनों को ही लगभग बराबर नुकसान हुआ। आखिरकार चीन को अपनी मनमानी रोकनी पड़ी और उसने
अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। सीनियर आर्मी ऑफिसर ने गांव के लड़कों को सम्मानित किया। हम तुम सभी बहादुर लड़कों को आर्मी में भर्ती होने का न्योता देते हैं। राम बहादुर अपने दोस्त रतन सिंह से किए गए वादे के अनुसार रतन सिंह के घर पहुंचा और रतन सिंह की बेटी करिश्मा को सलवार सूट का कपड़ा दिया। तुम्हारे पिता एक सच्चे योद्धा थे। मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व है। मैं भी बड़े होकर आर्मी में भर्ती होना चाहूंगी। ये है रिटायर्ड जनरल भीमसेन जी। वैसे तो ये रिटायर्ड हैं, लेकिन अब भी इनकी मेजर वाली ठाठ है। विमला सुबह के 7 बज गए हैं। लाई जी, ये लीजिए। तुम आजकल बहुत लेट हो रही हो। मैं कोई आपकी जवान हूँ जो हमेशा वक्त पर रहूं? जरा मेरी उम्र का भी ख्याल कर लीजिए। अरे विमला, तुम एक आर्मी वाले की पत्नी हो, तुम्हें हमेशा फिट रहना चाहिए। हाँ। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने बलदेव का रिश्ता मेरे मेजर दोस्त जगदीश की बेटी दुर्गा के साथ तय कर दिया है। मुझे बताए बिना? खैर, दुर्गा करती क्या है? और क्या, हमारे बलदेव की तरह सैनिक है। क्या आर्मी वाली बहू? हाँ, ऐसी बहू जो देश की सेवा कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बहू चाहती थी जो हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। हमारी सेवा? क्यों, हमें क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बहू सैनिक है। पर मेरी बात तो सुनिए। अब कोई बहस नहीं, जल्द ही दोनों की शादी कर देंगे। भीमसेन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। कुछ महीनों बाद बलदेव घर आया। भीमसेन और विमला उसे देखकर बहुत खुश थे। कितने दिनों की छुट्टी है? 1 महीने की पापा। अच्छा है, फिर तैयारी शुरू कर दो। किस चीज की तैयारी? तुम्हें अपने बैचमेट याद है दुर्गा? हाँ, मैंने तुम्हारी और दुर्गा की शादी तय कर दी है। बलदेव बहुत खुश था क्योंकि उसे दुर्गा पसंद थी, पर विमला दुखी थी क्योंकि उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी सेवा करे, ना कि देश की। कुछ ही दिनों में भीमसेन ने बलदेव और दुर्गा की शादी करवा दी। विमला नाखुश थी, पर भीमसेन के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती थी। कुछ दिनों तक दुर्गा ने अपने सास ससुर की अच्छी सेवा की। बेटी दुर्गा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। तुम्हें और बलदेव को अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना होगा। जी पापा। यहाँ बलदेव और दुर्गा दोनों अपनी बैग्स पैक करने लगे और विमला उदास हो गई और अगले ही दिन दोनों चले गए। विमला को आजकल घर खाली खाली लगने लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आर्मी वाली बहू नहीं चाहिए। वो कहाँ हमेशा के लिए गए हैं, कुछ ही दिनों की बात है। जंग खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ही वापस आएंगे। और उनके कुछ साथी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। बलदेव बहुत बहादुरी से आगे बढ़ा, पर वो दुश्मन की गोलियों से घायल हो गया। और फिर बलदेव को बचाने के लिए दुर्गा ने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने दुश्मनों को मारा और बलदेव को सही सलामत हॉस्पिटल ले गई। आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बलदेव का अच्छे से इलाज किया। कुछ दिनों बाद जंग खत्म हुई और बलदेव और दुर्गा दोनों घर लौटे। विमला ने अपनी बहू को गले लगाया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर लौटा है, तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, ये मेरा फर्ज था। विमला ने दुर्गा को गले लगाया। मैं नहीं कहता था, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होगा। क्यों ना हो, आखिर मेरी बहू आर्मी वाली है। बबली के पिताजी रतन सिंह आर्मी में थे। इस समय छुट्टियों में वे घर पर आए हुए थे। करिश्मा अक्सर अपने पिताजी की आर्मी वाली वर्दी पहन लिया करती।
और पूरे घर में नकली बंदूक लेकर घूमा करती। बेटी, ये तू क्या कर रही है? पिताजी, मैं बड़ी होकर आर्मी में जाना चाहती हूँ और देश के दुश्मनों से लड़ना चाहती हूँ। बंदूक चलाते हुए कितना मजा आता होगा। पगली, घर में बंदूक लेकर घूमना एक बात है और बॉर्डर पर बंदूक चलाना दूसरी बात। पिताजी, मुझे भी किसी दिन बॉर्डर पे ले चलना। अरे, मैं तो भूल ही गई, परसों मेरा बर्थडे है। पिताजी, जल्दी बाजार चलिए, बहुत सारा सामान लेकर आना है। करिश्मा के बर्थडे के एक दिन पहले ही रतन सिंह का फोन आ जाता है। जी सर, बस मैं निकल रहा हूँ। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? बेटा, मुझे अभी लद्दाख निकलना होगा। लगता है बॉर्डर पर चाइना के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पिताजी, क्या आप एक दिन और नहीं रुक सकते? मेरा बर्थडे मनाकर ही जाते। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। आर्मी वालों के लिए सबसे पहले उनकी ड्यूटी, उनका देश महत्वपूर्ण है। करिश्मा आंखों में आंसू लिए अपने पिता को गुड बाय कहती है। रतन सिंह लद्दाख में चीन की सीमा से लगे अपने कैंप पर पहुंचते हैं। रतन सिंह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे राम बहादुर, तुम कब आए? मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पहुंच गया था। क्या बॉर्डर पर कुछ हुआ है? हाँ, चीन के कुछ सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। आज शाम को चीन के साथ मीटिंग होगी। इंडिया के आर्मी ऑफिसर की चाइना के ऑफिसर से बात होती है। दोनों देशों में ये सहमति बनती है कि कोई किसी की सीमा में नहीं घुसेगा। रतन सिंह और बाकी आर्मी ऑफिसर कैंप में वापस आ जाते हैं। उस रात खाना खाने के बाद रतन सिंह और राम बहादुर बातें कर रहे थे। बिटिया का जन्मदिन था, लेकिन फिर यहाँ आना पड़ा। राम बहादुर, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं वापस लौट कर ना आऊं, तो ये सूट सलवार का कपड़ा मेरी बेटी तक पहुंचा देना। मैं उसे बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। रास्ते में डोकलामपुर की बाजार से मैंने इसे खरीदा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम खुद ही अपनी बेटी को ये उपहार लेकर जाना। चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कल पता नहीं क्या हो जाए। अगले दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। रतन सिंह सहित भारत के कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और राम बहादुर घायल हो जाता है। सेना की टुकड़ी घायल सैनिकों को कैंप में ही छोड़कर चीन की सीमा में घुसती है और उनके कैंप पर हमला करती है। भारत और चाइना के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों तरफ से सैनिक शहीद होने लगते हैं। उधर कैंप में खाने का सामान खत्म होने लगता है। मेरा दोस्त रतन सिंह शहीद हो गया और मैं यहीं पर बैठा पड़ा हूँ। तुम घायल हो राम बहादुर। ठीक है, अगर मैं मोर्चे पर जाकर कुछ नहीं कर सकता तो ना सही, लेकिन दूसरी तरह से सेना की मदद कर सकता हूँ। सेना के कैंप से कुछ किलोमीटर दूरी पर डोकलामपुर नाम का गांव था। सीमा पर अक्सर गोलीबारी होती रहती थी, इसीलिए गांव के लोग घर से बाहर कम ही निकला करते थे। गांव में आरव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। 5 साल पहले जब आरव के पिताजी भेड़ों को चारा खिला रहे थे, तो एक तोप का गोला उनके ऊपर आ गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए आरव की माँ
आरव को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं भेड़ों को लेकर जंगल में जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सीमा पर युद्ध चल रहा है। गोली लग गई तो तू भी अपने पिताजी की तरह मर जाएगा। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। आरव अपनी माँ की बात नहीं सुनता और भेड़ें लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे राम बहादुर मिल जाता है। बेटा, मैं सेना के कैंप से आ रहा हूँ। कैंप में खाना खत्म हो गया है। क्या तुम्हारे गांव के लोग मदद कर सकते हैं? आरव राम बहादुर को लेकर गांव में पहुंचता है। सुनो सुनो गांव वालों, कैंप से एक सैनिक आया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चीन और भारत के बीच युद्ध चल रहा है। हमें अपने देश की मदद करनी चाहिए। जिसके घर में जो भी खाने को हो, लाकर सैनिक को दे दो। गांव वाले रतन सिंह को खाने का बहुत सा सामान देते हैं। गांव के कुछ युवा राम बहादुर के साथ जाकर युद्ध में मोर्चा संभालने की बात कहते हैं। सैनिकों की कमी हो रही है। हम आपके साथ जाएंगे और लड़ेंगे। मुझे तुम लोगों पर बहुत गर्व है, लेकिन अभी बहुत बड़े युद्ध जैसे हालात नहीं हैं। और फिर तुम्हें बिना ट्रेनिंग के लड़ाई में नहीं भेजा जा सकता। तुम लोग मेरे साथ कैंप चलो और सैनिकों की मदद करो। जब तक सीमा पर लड़ाई चलती है, गांव के लड़के कैंप में खाना बनाने, खाने का इंतजाम करने और दूसरे घायल सैनिकों की मदद करने जैसा काम संभालते हैं और सैनिकों की हर संभव तरीके से मदद करते हैं। लड़ाई में चीन और भारत दोनों को ही लगभग बराबर नुकसान हुआ। आखिरकार चीन को अपनी मनमानी रोकनी पड़ी और उसने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। सीनियर आर्मी ऑफिसर ने गांव के लड़कों को सम्मानित किया। हम तुम सभी बहादुर लड़कों को आर्मी में भर्ती होने का न्योता देते हैं। राम बहादुर अपने दोस्त रतन सिंह से किए गए वादे के अनुसार रतन सिंह के घर पहुंचा और रतन सिंह की बेटी करिश्मा को सलवार सूट का कपड़ा दिया। तुम्हारे पिता एक सच्चे योद्धा थे। मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व है। मैं भी बड़े होकर आर्मी में भर्ती होना चाहूंगी। ये है रिटायर्ड जनरल भीमसेन जी। वैसे तो ये रिटायर्ड हैं, लेकिन अब भी इनकी मेजर वाली ठाठ है। विमला, विमला, सुबह के 7 बज गए हैं। लाई जी, ये लीजिए। तुम आजकल बहुत लेट हो रही हो। मैं कोई आपकी जवान हूँ जो हमेशा वक्त पर रहूं? जरा मेरी उम्र का भी ख्याल कर लीजिए। अरे विमला, तुम एक आर्मी वाले की पत्नी हो। तुम्हें हमेशा फिट रहना चाहिए। हाँ हाँ। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। क्या? मैंने बलदेव का रिश्ता मेरे मेजर दोस्त जगदीश की बेटी दुर्गा के साथ तय कर दिया है। मुझे बताए बिना? खैर, दुर्गा करती क्या है? और क्या, हमारे बलदेव की तरह सैनिक है। क्या? आर्मी वाली बहू? हाँ, ऐसी बहू जो देश की सेवा कर रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बहू चाहती थी जो हमारी सेवा करे, हमारे साथ रहे। हमारी सेवा? क्यों? हमें क्या हुआ? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी होने वाली बहू सैनिक है। पर मेरी बात तो सुनिए। अब कोई बहस नहीं, जल्द ही दोनों की शादी कर देंगे। भीमसेन ने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। कुछ महीनों बाद बलदेव घर आया। भीमसेन और विमला उसे देखकर बहुत खुश थे। कितने दिनों की छुट्टी है? 1 महीने की पापा। अच्छा है, फिर तैयारी शुरू कर दो। किस चीज की तैयारी? तुम्हें अपने बैचमेट याद है दुर्गा? हाँ, मैंने तुम्हारी और दुर्गा की शादी तय कर दी है। बलदेव बहुत खुश था क्योंकि उसे दुर्गा पसंद थी, पर विमला दुखी थी
क्योंकि उसे ऐसी बहू चाहिए थी जो उसकी सेवा करे, ना कि देश की। कुछ ही दिनों में भीमसेन ने बलदेव और दुर्गा की शादी करवा दी। विमला नाखुश थी, पर भीमसेन के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती थी। कुछ दिनों तक दुर्गा ने अपने सास ससुर की अच्छी सेवा की। बेटी दुर्गा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आया है। तुम्हें और बलदेव को अगले हफ्ते ही ज्वाइन करना होगा। जी पापा। यहाँ बलदेव और दुर्गा दोनों अपनी बैग्स पैक करने लगे और विमला उदास हो गई और अगले ही दिन दोनों चले गए। विमला को आजकल घर खाली खाली लगने लगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आर्मी वाली बहू नहीं चाहिए। वो कहाँ हमेशा के लिए गए हैं, कुछ ही दिनों की बात है। जंग खत्म होने के बाद तुम्हारे पास ही वापस आएंगे। दुर्गा और बलदेव और उनके कुछ साथी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। बलदेव बहुत बहादुरी से आगे बढ़ा, पर वो दुश्मनों की गोलियों से घायल हो गया। और फिर बलदेव को बचाने के लिए दुर्गा ने अपनी जान जोखिम में डाली। उसने दुश्मनों को मारा और बलदेव को सही सलामत हॉस्पिटल ले गई। आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बलदेव का अच्छे से इलाज किया। कुछ दिनों बाद जंग खत्म हुई और बलदेव और दुर्गा दोनों घर लौटे। विमला ने अपनी बहू को गले लगाया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर लौटा है, तुम्हारा शुक्रिया। माँ जी, ये मेरा फर्ज था। विमला ने दुर्गा को गले लगाया। मैं नहीं कहता था, तुम्हें अपनी बहू पर गर्व होगा। क्यों ना हो, आखिर मेरी बहू आर्मी वाली है।